नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार इस योजना को वापस लेगी या फिर इसमें बदलाव के लिए कोई समिति बना दी जाएगी। विपक्षी दलों का दबाव तो है ही, बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी इसे वापस लेने की मांग कर रही है। दरअसल पिछले 8 साल में ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिन्हें लेकर दबाव झेलने के बाद मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है। इसीलिए अगर ये सरकार चौतरफा विरोध के बाद अग्निपथ योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दे तो कोई हैरानी नहीं होगी। आइए देखते हैं पिछले 8 साल में किस तरह सड़क से लेकर संसद तक दबाव पड़ने के बाद मोदी सरकार यू टर्न लेती आई है। पिछले 8 साल में ऐसे 8 बड़े मुद्दे रहे हैं जिन्हें लेकर सरकार ने अपना रुख बदला है। आज उन्हीं मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से यह सवाल उठा है कि क्या अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार यू टर्न लेगी। हाल ही में गेहूं निर्यात का मामला आया था, आप जानते होंगे, जब मोदी सरकार ने यू टर्न लिया था। और यह ताजा मामला है, कुछ ही महीने पहले का मामला है। पहले सरकार ने गेहूं निर्यात को लेकर बढ़ चढ़ करके दावे किए थे, फिर घरेलू बाजार में महंगाई पर लगाम कसने और कम गेहूं खरीद के चलते निर्यात को रोक दिया गया। इसी तरह से एक दूसरा मुद्दा है जिसको लेकर के हाल ही में सरकार ने यू टर्न लिया, और वो है राजद्रोह कानून का। दरअसल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में राजद्रोह कानून को हटाने की मांग की थी, यह वादा किया था, तब बीजेपी ने उसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पहले कहा कि समीक्षा की जरूरत नहीं है राजद्रोह कानून की, और उसके बाद प्रधानमंत्री के दखल के बाद कहा कि सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी। तो यानी ये राजद्रोह कानून दूसरा ऐसा मुद्दा है हाल में जिस पे मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है। फिर एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में सब परिचित ही हैं, वो है कृषि कानूनों का। 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार बड़े जोर शोर से लेके आई थी, लेकिन किसानों ने 1.5 साल तक आंदोलन चलाया इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। सरकार पुरजोर तरीके से इन कृषि कानूनों का समर्थन करती रही, बचाव करती रही। यहां तक कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनके बारे में तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन सरकार ने बाद में कदम पीछे खींच लिए। पीएम ने कहा, कानून वापस लेते समय कहा कि तपस्या में कमी रह गई होगी, बात ठीक से पहुंचा नहीं पाए। और यूपी विधानसभा चुनाव में नुकसान का अंदेशा था, शायद यह भी एक बड़ा कारण था जिसके चलते इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया। इसी तरह लेबर कोड संसद में पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इन्हें बड़े श्रम सुधारों के रूप में पेश किया गया था, और अभी कई राज्य सरकारें तथा कई श्रमिक संगठन इनका लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। शायद ये कारण है जिसके चलते इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा है सीएए एनआरसी का। इसको लागू करने के लिए संसद में कानून बनने के बावजूद अभी तक इतना समय बीतने के बावजूद नियम नहीं बनाए गए हैं। और आप जानते हैं कि सीएए के खिलाफ भी एक लंबा आंदोलन चला था। दिल्ली के शाहीन बाग में काफी लंबा धरना प्रदर्शन भी हुआ था। यह कहा गया है सरकार की ओर से कि जैसे ही कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद नियम बनाए जाएंगे। लेकिन कोरोना की महामारी कब खत्म होगी? आप जानते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, कोरोना के साथ ही जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो ऐसे में जब कोरोना जब तक रहेगा तब तक नियम नहीं बनेंगे, ऐसा ही सरकार की ओर से लगता है। यानी कुल मिलाकर लग रहा है कि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसी तरह लॉकडाउन का मुद्दा, जो कोरोना महामारी की पहली जब लहर आई थी तब उठा था, और तब इस लॉकडाउन को जिस तरह से लगाया गया उसको लेकर के हड़बड़ी और बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया, ये आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर। इसका एक असर जो साफ दिखा वो था लाखों मजदूर जो हैं उन्हें पलायन करना पड़ा, और इसके कारण एक बड़ा झटका देश की अर्थव्यवस्था को लगा। और इसके बाद लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन से सबक लिया गया, और बाद की कोरोना लहर चाहे कितनी ज्यादा आई हो उसमें लॉकडाउन नहीं लगाया गया, क्योंकि सरकार को अंदेशा था कि उसकी आलोचना होगी। इसी तरह एक दूसरा मुद्दा नोटबंदी का, जिसको लेकर के काफी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। काले धन पर अंकुश लगाने के वादे के साथ ही नोटबंदी की गई थी। बाद में कहा गया कि इससे डिजिटल लेन देन बढ़ा, यानी जो गोल पोस्ट थी वो चेंज कर दी गई, जो लक्ष्य रखा गया था उसको बदल दिया गया, और अब सरकार नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करती। तो इसलिए एक के बाद एक ऐसे जो लगातार यू टर्न होते आए हैं, इसीलिए अग्निपथ योजना को लेकर के भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस पर भी सरकार यू टर्न लेगी। और एक दूसरा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, यूपीए के समय
इस कानून को बनाया गया था जमीन अधिग्रहण को, और इसको बदलने की बात कई बार हुई। अध्यादेश भी मोदी सरकार लेकर के आई थी, लेकिन इसका जब तीखा विरोध किया गया तो यहां भी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। कई राज्यों में इसका विरोध किया गया था और अब ये भी ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो एक के बाद एक ऐसे कई सारे जो हमने बताया आपको 8 यू टर्न हैं जो पिछले 8 साल में देखने को आए हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी हैं, साथ ही पीकेडी नाम्बियार साहब हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले नीरजा जी आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो 8 यू टर्न की हमने बात की है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार जिस तरह से विरोध चल रहा है अग्निपथ योजना का, उसके बाद इस योजना को लेकर भी समझौता कर सकती है? क्योंकि जेडीयू उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने ट्वीट करके विरोध जताया है। राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं, बीजेपी को जेडीयू के 2% वोटों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में क्या बीजेपी राजनीतिक समझौता करने पर मजबूर होगी? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा सवाल बन गया है। इतना हिंसा होना स्टेट्स में, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और लोगों को काफी परेशान कर रहा है। ये तो लग ही रहा है। अगर आप कुछ साल के बाद आप 1/4 लोगों को रहने देंगे और बाकी को हटा देंगे आर्मी से, ये जो मुद्दा है, तो जो लोग जाना चाहते हैं आर्मी, और वैसे भी बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, तो उससे तो त्रस्त है ही लोग, नौजवान। तो मुझे लगता है बातचीत तो करनी पड़ेगी। सरकार, अपनी सरकार अगर ये कह रही है, और मुझे लगता है ये पूरी तरह से सोच समझ से नहीं किया गया। जैसा कि आपने कहा, जब नोटबंदी हुई थी तब भी कहा गया था कि काला धन इससे वापस आएगा, लेकिन इसमें इतने दिनों के अंदर, घंटों के अंदर आप नई नोटिफिकेशन ला रहे थे। उसे लग रहा था कि सोचा समझा नहीं गया है और बहुत परेशानी हुई थी, और फिर इसको जैसा कि आपने कहा ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब जब चुनाव होते हैं नोटबंदी का जिक्र भी नहीं करती अपनी एक उपलब्धि के मद्देनजर। तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हो सकता है ये, और जो राष्ट्रपति चुनाव हैं वो भी सर पे हैं। एनडीए की 48% इलेक्टोरल कॉलेज में है अभी, लेकिन उस 48% अगर बीच से थोड़ा थोड़ा खिसक जाता है, पार्टियां कहती हैं कि ये वापस करिए नहीं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, अपनी ही एलाई जो है, तो फिर उसमें भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। और ऑपोजिशन अगर इकट्ठा होना शुरू कर दे, जो कि ममता बनर्जी ने पिछले घंटों में हमने देखा है पहल की है, तो मुझे लगता है एक नाजुक मोड़ पे ये सब चीजें हो रही हैं। मैं पीकेडी नाम्बियार साहब को लाना चाहूंगा। क्या आप सहमत हैं इस विश्लेषण से, और क्या आपको लगता है कि ये जो कदम, जो कि एक बहुत अच्छी योजना है जिसके बारे में लगातार चाहे वर्तमान सैनिक अधिकारी हों चाहे पूर्व सैनिक अधिकारी हों, सबने एक सुर में तारीफ की है, लेकिन क्या सरकार कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाई है, या फिर इसकी जो खूबियां हैं उसके बारे में लोगों को ठीक से बताया नहीं गया? यही कारण है कि हम देख रहे हैं किस तरह की हिंसा हो रही है। मैं आप समझता हूं अखिलेश जी, जो अभी आपने मेरे से सवाल पूछने की जगह एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट को आपने दोहराया। एक्चुअली क्या है कि जब ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, ये सिर्फ मेरे हिसाब से क्या है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें जरूर हुआ है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यह है कि एक रोजगार के तौर पे इस चीज को पेश किया गया, या मीडिया के माध्यम से, या जिसने भी इसको सामने रखा, ऐसा लगा कि एक सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। सो ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम से अधिक मैं समझता हूं ये कि यूथ एम्पावरमेंट का स्कीम है। मैं खुद एक व्यापारी हूं, मैं अपना खुद प्रोफेशनल बिजनेसेस करता हूं। मैं आपको सच बताऊं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी का है। जो एक आज की डेट में नौजवान जो हमारे ऑफिस में या कहीं पे भी, कोई भी कंपनी में, आप कोई भी कॉर्पोरेट कंपनियों से बात करोगे तो वो कहते हैं कि यार नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी के लिए लायक तो हो वो लोग, चाहे वो आईटी हो या चाहे कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी टेक ड्रिवन दुनिया के अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी का इश्यू है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो भी बच्चा जो 24 साल में जो ये कह रहे, जो स्कीम के तहत कोई भी बाहर होता है, एक पहली बात तो क्या है कि हर कोई तो बाहर तो होगा नहीं,
तो अगर उसके अंदर मेरिट के अंदर वो आगे कंटिन्यू करेगा जो, और कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए कि वो समझेंगे कि यार मुझे करना नहीं है, मैं खुद भी छोड़ देता हूं। आज भी आर्मी से और या इवन वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर पायलट भी आज भी नौकरी छोड़ते के कमर्शियल जॉब में आते हैं। मैं माफी चाहता हूं नामबियार साहब, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय तो अखिलेश जी जी एक जी सेकंड और ले लूंगा जी बहुत क्विकली। तो मैं समझता हूं कि जो एम्प्लॉयबल, जो 24 साल के बाद जो आमतौर पे जो प्राइवेट के अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी तब होता है जो 24 से 25 साल के अंदर, वो उस टाइम तक जो एक फिजिकली फिट, मेंटली फिट, एजाइल एक कैंडिडेट एक तरह से तैयार मिलेगा, और वो तब तक 11, 15, 20 लाख रुपए वो कमा भी चुका है। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि ये जो स्कीम है एक यूथ एम्पावरमेंट का स्कीम है रादर देन जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल शुक्रिया आपका, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है। नामबियार साहब आपका शुक्रिया, नीरजा जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखने की बात होगी कि जिस तरह का दबाव जेडीयू की ओर से आया है, जिस तरह के हिंसक दृश्य बिहार में देखने को आए हैं, क्या उसके बाद मोदी सरकार इस महत्वपूर्ण योजना पर यू टर्न लेगी या फिर ठीक से अपनी बात आंदोलन करने वाले युवाओं तक पहुंचाएगी ताकि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ दें। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के समन को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। हैदराबाद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी पुलिस के साथ बदसलूकी करती नजर आई। उन्होंने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। पुलिस उस वक्त प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रेणुका ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर खींचा। अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह पुलिस वाले को छुड़ाया और रेणुका चौधरी को हिरासत में लिया। रेणुका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर उन पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने की धारा लगाई गई है।